तो चौथे चरण का ये चुनाव है और तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। संकल्प हमारे साथ है, मयूर हमारे साथ है, दिलीप है हमारे साथ, इसके अलावा तमाम और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख करते हैं। मयूर हमारे साथ हैं इस वक्त, मयूर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। मयूर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कुछ समय बाद वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, 7 बजे का इंतजार थोड़ा करना होगा, लेकिन उससे पहले किस तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं और इस सीट की जहां पर आप मौजूद है इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ का समीकरण थोड़ा सा समझाएगा, क्या कहता है? बिल्कुल शिल्पा, देखिए 1 घंटे बाद लगभग मतदान शुरू हो जाएगा और लखनऊ का कैंट क्षेत्र है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि इको ग्रीन मतदान केंद्र यहां पे बनाया गया है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे अपने कैमरा पर्सन से कि कहाँ पूरे इलाके को किस तरीके से सजाया गया है, और इधर हम दिखाएंगे जमीन पर कि वोट हमारा अधिकार है, इस तरीके के जगह जगह पर स्लोगन लिखे हुए हैं। कितना खूबसूरत यहाँ पे सजाया गया है। और यहाँ की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने स्लोगन सामने लगे हुए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। और इको ग्रीन इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 0% कार्बन उत्सर्जन होगा, यानी कि पूरी तरीके से वैकल्पिक जो एनर्जी की व्यवस्था है वो यहाँ पे की जाएगी। जैसे कि जो जरूरतमंद है उनको लाने ले जाने के लिए यहाँ पर जो ई रिक्शा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही जो अंदर मतदान कर्मी मौजूद रहेंगे, सोलर पैनल के जरिए जो लाइट का प्रयोग किया जा रहा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो किसी तरीके से कार्बन का उत्सर्जन ना हो, इसको ध्यान में रख के और पूरे प्रदेश में जो एनवायरमेंट है उसको बचाने का संदेश भी ये मतदान केंद्र दे रहा है। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ के समीकरण की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ब्रजेश पाठक को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि मध्य से पहले विजेता रहे हैं और कानून मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही जो है आम आदमी पार्टी के जो इंजीनियर अजय कुमार है वो कहीं ना कहीं अच्छा करते यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। सुरेंद्र गांधी समाजवादी पार्टी से हैं, और जो बसपा और जो कांग्रेस से हैं जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं उनका बहुत ज्यादा यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम बताएं कि जो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ब्रजेश पाठक जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बीजेपी के लिए, और बीजेपी के लिए तो सेफ सीट रही भी है, लेकिन आज देखना होगा कि बीजेपी के लिए वापस एक बार काम कर पाती है नहीं। संकल्प भी हमारे साथ पीलीभीत से बने हुए हैं, संकल्प का इस बार रुख लेते हैं। संकल्प, पीलीभीत की जरा तस्वीर समझाने की कोशिश कीजिएगा और तैयारियां फिलहाल किस तरह की, क्योंकि कुछ ही समय बाकी है, उसके बाद वोट शुरू हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए, मैं फतेहपुर में हूं और जो 6 विधानसभा सीटों पे आज 7 बजे से मतदान शुरू होना है। अगर बात की जाए पिछले चुनाव की, 2012 में हालांकि भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं हासिल हुई थी, लेकिन 2017 में 6 की 6 सीटों पे एनडीए के गठबंधन है, जिसमें 5 भारतीय जनता पार्टी और 1 अपना दल एस को जो मंत्री है जैकी, उनको सीट मिली थी। अब ऐसे में चुनौती 2 सीटों पर जरूर देखी जा रही है, जिसमें की बिंद की सीट बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए सदर सीट, उस पर खासा एक माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। हालांकि इस बार ये भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करना चाहती है कि पिछली जीत को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पे जो वोट बैंक है वो ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रिय वोट भी ये डिसाइड करता है कि कौन फतेहपुर में किसका ज्यादा इंफ्लुएंस रहेगा। हालांकि तमाम अगर सीटों की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह कि आज 81 प्रत्याशियों की जो किस्मत का फैसला ईवीएम में 18 लाख से अधिक वोटर यहाँ के जो है वो ये सुनिश्चित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि पिछली बार 45% वोटिंग परसेंटेज था, इस बार जिला प्रशासन की तरफ से कवायद जरूर की गई है, दावे किए जा रहे हैं कि इस बार का परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन में फतेहपुर को लाना है। हालांकि ये तो दिन चढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इंतजार यानी कि संकल्प करना होगा। सैयद अख्तर भी हमारे साथ रायबरेली से इस वक्त जुड़े हैं, वापस मैं लौटूंगी आपके पास। सैयद अख्तर, रायबरेली की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन कांग्रेस की अदिति तो बीजेपी में चली गई है, क्या तस्वीरें यहाँ की? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कांग्रेस का गढ़ ये सिर्फ जबान पे कहने के लिए है या अखबारों में या मीडिया में रह गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी की अगर सीट को छोड़ दें सांसदी की, तो यहाँ पर एक भी संवैधानिक पद कांग्रेस के पास नहीं है, एक भी विधायक नहीं है। 2017 में 2 विधायक जो जीते भी थे इनके, वो दोनों भी भाजपा में जा चुके हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है अपनी गढ़ को बचाए रखना। और सिर्फ रायबरेली ही नहीं बल्कि अमेठी भी बगल में है, वहां भी इनके लिए चुनौती है। फिलहाल रायबरेली में अगर 5 सीटों की बात करें तो इनमें जो कांग्रेस के हालात हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियों की जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी से है। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई गेन कर रहा है रायबरेली में तो भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है, क्योंकि उसकी 2 सीटें थी, फिर उसने 2 कांग्रेस के तोड़ करके 4 कर ली थी। एक और सीट है सलोन की, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का जीता था। यानी कुल 5 सीटें भाजपा के पास हैं अगर देखें, और 1 सीट सपा के पास है। लिहाजा जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लिए बड़ी चुनौती होगी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो अपने खाते में कर सके।
बिल्कुल जाहिर तौर पर यानी कि एक बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस के लिए भी और तमाम और पार्टियों के लिए भी यहाँ पर नजर आ रही। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीलीभीत से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मोहम्मद तारिक, पीलीभीत की जरा स्थिति समझाने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर किसका वर्चस्व नजर आ रहा है? देखिए, बताना चाहूंगा 2017 के चुनाव में बीजेपी ने चारों सीटें अपने कब्जे में ले ली थी। तो चुनौती दोनों के सामने है, क्योंकि इससे पहले 3 समाजवादी पार्टी के पास सीटें थी। तो भाजपा के लिए ये चुनौती है कि जो चारों सीटें उसके पास अभी हैं उसको बचाए रखना। तो वहीं समाजवादी पार्टी के पास चुनौती यह है कि कम से कम जो 4 सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करना। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी हैं और यहाँ से 4 विधानसभा सीटें हैं। लगभग 14.5 लाख वोटर्स 7 बजे से अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि वरुण गांधी अपनी बयानों को लेकर काफी अभी हाल ही में सुर्खियों में रहे थे। तो उनका भी इन सीटों पर असर देखा जाएगा। जो आज मतदान होगा, उनके जो बयान आए थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी यहाँ पे वर्चस्व है। तो बीजेपी को उससे नुकसान होगा या फायदा होगा, ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा बात मानी जा रही है वरुण गांधी की। वरुण गांधी को साथ देना चाहिए था बीजेपी का। वो एक बार भी यहाँ चुनाव के समय प्रचार में नहीं आए और इस तरह के उन्होंने जो पोस्ट किए थे उसको लेकर चर्चा में आए। जी शिल्पी। ठीक, राजकुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीतापुर से, उनका रुख कर लेते हैं। राजकुमार, सीतापुर में किस तरीके की तैयारियां हैं? 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, हालांकि अभी समय है, लेकिन क्या परिस्थितियां? बिल्कुल, मैं शिल्पा आपको बता दूं कि सीतापुर जिले में 31 लाख से अधिक मतदाता आज अपनी मताधिकार का प्रयोग करेगा। हम यहाँ सदर विधानसभा के मॉडल बूथ नगर पालिका में खड़े हुए हैं। यहाँ सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिल्पा, में सदर विधानसभा की बात करूं तो 1996 से लेके 2017 तक समाजवादी पार्टी का इस सीट पर लगातार कब्जा रहा। फिर से समाजवादी पार्टी के राधेश्याम जायसवाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 2017 में बीजेपी के राकेश राठौर ने यह मिशन तोड़ा था और यहाँ पर कमल खिलाया था। लेकिन इस बार वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी ने अपने दूसरे कार्यकर्ता को, राकेश राठौर गुरु को यहाँ से टिकट दिया है। और यहाँ पर बीजेपी के बागी साकेत मिश्रा भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कि सदर सीट का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय मुकाबले में है और तीनों में घमासान जारी है। अभी 7 बजे से जब मतदान शुरू होगा तो देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से मतदाता यहाँ पर निकल करके आते हैं। फिलहाल डीएम विशाल भारद्वाज ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और हम यहाँ पर मॉडल बूथ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं इस बूथ को चाक चौबंद बनाया गया है, जिससे कि ठीक, यानी कि तमाम तैयारियां जो है राजकुमार वो कर ली गई हैं। 7 बजने का इंतजार बस यहाँ पर बाकी है और उसके बाद यहाँ पर आम जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती नजर आएगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज 4 केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर है। लखनऊ में राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। स्मृति ईरानी की अमेठी में भी आज वोटिंग है। इसके अलावा मोहनलालगंज में कौशल किशोर की साख दांव पर है। अजय मिश्र टेनी के लखीमपुर खीरी में आज मतदान होगा। तो ये मंत्री जिनकी साख आज दांव पर है, जिनकी किस्मत का फैसला जनता के हाथों में, यानी कि 5 साल जीत के बाद ये बैठेंगे, काम करेंगे, लेकिन उससे पहले आज वो दिन है जब जनता इन्हें वो गद्दी देगी जिस पर ये बैठेंगे। तो आज चौथे चरण के मतदान में ये 4 वो दिग्गज जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। एक बार फिर हम आपको बता दें, 4 केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर है, जिनमें लखनऊ में राजनाथ सिंह है जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा स्मृति ईरानी है जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, अमेठी में भी क्योंकि आज वोट होने हैं। इसके अलावा मोहनलालगंज में कौशल किशोर की साख दांव पर है। अजय मिश्र टेनी की लखीमपुर खीरी में आज मतदान होगा। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। विशाल, जाहिर तौर पर मतदान होगा तो तमाम जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत का फैसला भी हो, लेकिन 4 मंत्री भी ऐसे हैं जिनकी किस्मत जो है आज दांव पर लगी है। देखना होगा जनता किसका साथ यहां पर देती हुई नजर आती है, किसको जीत दिलाती हुई नजर आती है। विशाल, आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, बिल्कुल अगर आज बात करें उत्तर प्रदेश के चौथे फेज की, तो चौथा फेज इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बीजेपी का सबसे सेफ फेज माना जा रहा है। और बीजेपी, अगर हम बात करें 2017 की, तो इस फेज में बीजेपी ने जो है यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लखीमपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तिकोनिया मौजूद हूँ, और यहाँ पर लखीमपुर हिंसा के बाद वोटिंग होनी है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। इसके साथ तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में
राजनाथ सिंह चूंकि सांसद भी हैं और लखनऊ में जो टिकट बंटवारा हुआ था उसमें राजनाथ सिंह की एक बड़ी भूमिका थी। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री अजय टेनी का ये प्रत्येक गांव है और सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि हम इस वक्त बनवीरपुर के तिकोनिया के बनवीरपुर के ही पोलिंग बूथ पर मौजूद है और यहीं पर सुबह 7:30 बजे अजय मिश्रा टेनी और उनका जो पूरा परिवार है वो यहां पर आकर अपना वोट कास्ट करेगा। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि लखीमपुर में इस बार 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी ने दोबारा से अपने जो सिटिंग विधायक हैं उन पर भरोसा जताया है। हालांकि बाला प्रसाद अवस्थी जो सिटिंग विधायक थे वो जो है पहले समाजवादी पार्टी में चले गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने करीब 1 महीने के बाद बीजेपी में घर वापसी की थी और उनकी जगह पर इस बार विनोद जो एक बीजेपी के नेता माने जाते हैं, यहाँ के स्थानीय नेता माने जाते हैं, उनको जो है टिकट दिया। तो ये समीकरण है। अब हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ चौथा फेज का जो समीकरण रहेगा जो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो चुनौतीपूर्ण ये हो सकता है कि सीतापुर की अगर हम बात करते हैं तो राकेश राठौर समाजवादी पार्टी से टिकट पे चुनाव लड़ा है, बीजेपी के सिटिंग विधायक थे, उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को टिकट दे दिया गया है। तमाम चुनौतियां जो है वो बनी होंगी क्योंकि फेरबदल भी यहाँ पर विशाल किया गया है, लेकिन देखना होगा ये फेरबदल कितना कारगर होता है। तमाम सहयोगी आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन महाकवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। लखनऊ की सियासत में काफी समय से बीजेपी का दबदबा रहा है। 1991 से 2004 तक लगातार लखनऊ सीट से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे। उनके बाद यहां से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं। लखनऊ की दूसरी ग्रामीण सीट मोहनलालगंज सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर सांसद हैं। इसके अलावा योगी सरकार में लखनऊ से 5 मंत्री हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने सियासी तिरे को बचाए रखने के लिए मौजूदा 3 विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरे उतारे हैं, तो एक मंत्री की सीट भी बदली है। लखनऊ की सीटों पर इस बार मुकाबले की बात करें तो लखनऊ कैंट और सरोजनी नगर पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लखनऊ कैंट बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। बीजेपी ने इस सीट पर अपने विधायक सुरेश तिवारी की जगह ब्रजेश पाठक को मैदान में उतारा है, तो सपा ने राजू गांधी को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी से ब्राह्मण व्यवसायी अनिल पांडे हैं, तो कांग्रेस से सिख समुदाय के दिलप्रीत सिंह विर्क मैदान में हैं। यहाँ के सियासी समीकरण के लिहाज से ब्राह्मण सबसे ज्यादा हैं, तो सिंधी और मुस्लिम भी काफी हैं। ऐसे में देखना है कि लखनऊ कैंट सीट पर क्या नतीजे रहते हैं। वहीं लखनऊ की हाई प्रोफाइल सीट सरोजनी नगर सीट पर मुकाबला ठाकुर बनाम ब्राह्मण है। बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा विधायक स्वाति सिंह का टिकट काटकर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह को उतारा है, जिनके सामने सपा ने पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस से बबलू सिंह को तो बसपा से जलीस खान को मैदान में उतारा है। मुस्लिम और दलित वोट बैंक के सहारे जीत के लिए बसपा मैदान में है, तो सपा यादव ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण के सहारे। बीजेपी इस सीट पर ठाकुर और शहरी वोटों के सहारे जीत की उम्मीद लगाए। राजेश्वर सिंह और अभिषेक मिश्रा के चलते ब्राह्मण बनाम ठाकुर के बीच सियासी वर्चस्व की जंग हो रही है। इसके अलावा लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। हालांकि ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ 1991 से लेकर 2017 तक बीजेपी जीत दर्ज करती आ रही है। बीजेपी से आशुतोष टंडन एक बार फिर से चुनावी मैदान में, तो सपा ने अनुराग भदौरिया को उतारा है। लखनऊ की सियासत में काफी समय से बीजेपी का दबदबा रहा है। 1991 से 2004 तक लगातार लखनऊ सीट से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे। उनके बाद यहां से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं। लखनऊ की दूसरी ग्रामीण सीट मोहनलालगंज सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर सांसद हैं। इसके अलावा योगी सरकार में लखनऊ से 5 मंत्री हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने सियासी तिरे को बचाए रखने के लिए मौजूदा 3 विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरे उतारे हैं, तो एक मंत्री की सीट भी बदली है।
लखनऊ की सीटों पर इस बार मुकाबले की बात करें तो लखनऊ कैंट और सरोजनी नगर पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लखनऊ कैंट बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। बीजेपी ने इस सीट पर अपने विधायक सुरेश तिवारी की जगह ब्रजेश पाठक को मैदान में उतारा है, तो सपा ने राजू गांधी को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी से ब्राह्मण व्यवसायी अनिल पांडे हैं, तो कांग्रेस से सिख समुदाय के दिलप्रीत सिंह विर्क मैदान में हैं। यहाँ के सियासी समीकरण के लिहाज से ब्राह्मण सबसे ज्यादा हैं, तो सिंधी और मुस्लिम भी काफी। ऐसे में देखना है कि लखनऊ कैंट सीट पर क्या नतीजे रहते हैं। वहीं लखनऊ की हाई प्रोफाइल सीट सरोजनी नगर सीट पर मुकाबला ठाकुर बनाम ब्राह्मण है। बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा विधायक स्वाति सिंह का टिकट काटकर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह को उतारा है, जिनके